एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। ये मेरी वो खुफिया पनाहगाह है जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। तुम पहली हस्ती हो जिसे मैं यहाँ लाया हूँ। आओ मैं तुम्हें पूरा घर दिखा दूं। शारिक और समीना बेडरूम में आ गए। शारिक ने उसका सूटकेस पलंग पर रख दिया। वो उसे बेडरूम दिखाने के बाद दूसरे कमरे में ले आया। बेडरूम में तो आरामदेह बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन उस कमरे में बांग की एक झिलंगा सी चारपाई के सिवा कुछ भी नहीं था। फर्श पर गर्द जमी हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उस कमरे की सफाई पर कभी तवज्जो नहीं दी गई थी। वो उसे लाउंज में ले आया। ये मुस्ततील कमरा था। 3-4 कुर्सियां और एक मेज पड़ी हुई थी। मेज पर शीशे का एक ग्लास और एक जग भी रखा हुआ था। उस कमरे का एक दरवाजा बाईं तरफ गलियारे में भी खुलता था, जबकि दाईं तरफ किचन था। किचन के दरवाजे के करीब ही 8 फुट का एक फ्रिज भी रखा हुआ था। किचन में जरूरत के बर्तन और दीगर तमाम चीजें मौजूद थीं। गैस का चूल्हा भी रखा हुआ था और एक कोने में सिलेंडर भी मौजूद था। सिंक में 3-4 गंदे बर्तन पड़े हुए थे। शारिक ने पूछा, तुमने खाना खाया था या नहीं? समीना ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे भूख नहीं है। शारिक ने कहा, खाना पीना छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। इस वक्त तो मैं होटल ही से कुछ ले आता हूँ। कल सुबह कोई दीगर बंदोबस्त किया जाएगा। आओ दरवाजा बंद कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। शारिक के बाहर जाते ही समीना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बेडरूम में आ गई। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। अपनी बर्बादी की वो खुद जिम्मेदार थी। इसमें शारिक का या किसी और का कोई कसूर नहीं था। तकरीबन आधे घंटे के बाद शारिक खाना लेकर आ गया। चिकन टिक्का कबाब और तंदूर की रोटियां। वो सुबह के नाश्ते के लिए दूध, डबल रोटी, अंडे और मक्खन वगैरह भी ले आया था। समीना ने पहले किचन में जाकर बर्तन धोए। इस दौरान शारिक ने मेज वगैरह साफ कर दी और ग्लास और जग धोकर उसमें पानी भरकर मेज पर रख दिया। समीना ने खाना प्लेटों में निकाल लिया। कुछ ही देर के बाद वो दोनों मेज पर आमने सामने बैठे खाना खा रहे थे। समीना का अंदाज ऐसा था जैसे निवाले जबरदस्ती हलक में ठूंस रहे हो। वो बज़ाहिर तो शारिक के सामने बैठी हुई थी, लेकिन उसका जहन कहीं और था। उसके घर वालों का क्या हाल होगा? उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया जब उसने टैक्सी पर कॉलोनी के गेट से गुजरते हुए अपने बाप को देखा था। उसके बाप की आंखों में पहले हैरत के तासुरात उभरे थे, फिर हैरत की जगह तशवीश और परेशानी ने ले ली। उसका बाप मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ी कर रहा था। वो गालिबन टैक्सी की तरफ आना चाहता था, लेकिन इस दौरान टैक्सी हरकत में आ गई। उसका बाप समीना को पुकारता हुआ टैक्सी के पीछे लपका। नौलखे ने भी पीछे मुड़कर देखा था। उसने पूछा, ये कौन है? समीना ने खौफजदा लहजे में कहा, मेरे डैडी। उसके साथ ही उसने पीछे मुड़कर भी देखा। उसके चेहरे पर इस किस्म के तासुरात उभर आए थे जैसे अभी रो पड़ेगी। नौलखे ने टैक्सी ड्राइवर से कुछ कहा। टैक्सी की रफ्तार एकदम तेज हो गई। समीना बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसका बाप अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका और फिर उसने मोटरसाइकिल पर टैक्सी का ताक़ुब शुरू कर दिया। लेकिन टैक्सी ड्राइवर एक तजुर्बाकार आदमी था। वो जल्द ही समीना के बाप को डॉज देने में कामयाब हो गया। दाता दरबार के करीब उन्होंने वो टैक्सी छोड़ दी और दूसरी टैक्सी में बैठ गए। फिर गड़ी शाहू से एक तीसरी टैक्सी में बैठकर मुजंग में मासी मेहरा के घर पहुंचे। समीना को बाप का चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो टैक्सी को खो देने के बाद यकीनन घर गया होगा। जब उसे पता चला होगा कि समीना घर नहीं आई तो उस पर और घर के दूसरे अफराद पर क्या गुजरी होगी। समीना को यूं गुमसुम पाकर शारिक ने मेज पर से बर्तन उठाकर किचन में रख दिए और समीना को हाथ से पकड़कर बेडरूम में ले आया। बोला, ज्यादा सोचो मत, जो होना था वो हो चुका, अब सोचना छोड़ दो। समीना पलंग की पट्टी पर बैठ गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। शारिक उसका हाथ सहलाते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। समीना ने भी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शारिक ने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। शारिक ने कहा, तुम यहाँ पलंग पर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चारपाई पर सो जाता हूँ। अपने दिल से सारा खौफ निकाल दो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। शारिक ने उसका सूटकेस उठाकर नीचे रख दिया और पलंग पर पड़ी हुई 2 चादरों में से एक चादर उठाकर बेडरूम से निकल आया। कमरे से निकलने से पहले उसने तेज रोशनी का बल्ब बुझाकर नीलगू रोशनी वाला नाइट बल्ब जला दिया था। दूसरे कमरे में आकर उसने चारपाई उठाकर झाड़ी और उस पर चादर बिछाकर लेट गया। लेटने से पहले उसने कमरे की बत्ती बुझा दी। सिर्फ लाउंज की बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी शारिक वाले कमरे के दरवाजे तक पहुंच रही थी। शारिक अंधेरे में झिलंगा सी चारपाई पर पड़ा करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। वो बार बार समीना के बारे में सोच रहा था। वो सो गई होगी या शायद जाग रही होगी। रात के 3 बज रहे थे।
वो चारपाई से उठकर नंगे पैर चलता हुआ कमरे से निकला और दबे कदमों समीना वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो देखना चाहता था कि समीना सो गई थी या अभी तक जाग रही थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, नीलगु रोशनी झलक रही थी। शारिक दरवाजे में रुक गया। उसने अंदर झांक कर देखा, समीना जाग रही थी। उसने शारिक को देख लिया और उठकर बैठ गई। शारिक अंदर आ गया। वो हकलाई, तुम क्यों आए हो? शारिक को उस वक्त अपने कमरे में देखकर उसका दिल हौले हौले कांपने लगा। शारिक ने कहा, गलत मत समझो, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम सो गई हो या जाग रही हो। अगर तुम सो चुकी होती तो मैं यकीनन वापस चला जाता। तुम्हें जागते देखकर अंदर आ गया। मुझे भी नींद नहीं आ रही, तुम भी जाग रही हो, क्यों ना बातों में कुछ वक्त गुजार लिया जाए। ये कहकर वो पलंग की पट्टी पर बैठ गया। समीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। रात का पिछला पहर, वो दोनों अकेले थे, बल्कि वो शारिक के रहमो करम पर थी। अगर शारिक उस पर दस्तदराजी की कोशिश भी करे तो वो मज़ाहमत नहीं कर सकती, चीख कर मोहल्ले वालों को जमा नहीं कर सकती, इस घर से भाग नहीं सकती, इसलिए कि वो चारों तरफ से घेरे में थी। जहां शारिक था, इस चार दीवारी के बाहर 20 शिकारी घात लगाए बैठे थे। पुलिस उसकी ताक में थी। वो कहीं नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। शारिक ने करीब सरक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, तुम रो रही हो? समीना ने जज्बात की शिद्दत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मुझे कह लगाने चाहिए? अपनी बर्बादी पर खुश होना चाहिए? शारिक उसका हाथ सहलाते हुए बोला, देखो समीना, मुझे बार बार अफसोस और नदामत का इजहार करते हुए अच्छा नहीं लगता। जो कुछ होना था हो चुका। अब तुम वो नहीं रही जो चंद रोज पहले तक थी। मैं भी वो नहीं हूं जो पहले था। मेरी तरह तुम्हें भी हालात से समझौता कर लेना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए कि जब इंसान से गलती हो जाए तो लोग उसे संभलने का मौका नहीं देते। मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मुझे गलतियां करने पर मजबूर किया जाता रहा। तुम औरत हो, तुमसे एक गलती हुई, मुझे पनाह देने की। तुम्हें एक मौका मिला था, लेकिन तुमने उससे फायदा नहीं उठाया। अगर तुमने उससे फायदा उठाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो तुम्हें आज इस सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। मगर तुमसे गलती हो गई, दिल के हाथों मजबूर होकर या किसी भी तरह। उसके बाद तुम गलती पर गलती करती चली गई। पै दर पै सरजद होने वाली गलतियां तुम्हें दलदल में धकेलती रहीं। अगर तुम अब भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो तो ऐन मुमकिन है कानून तुम्हें मजबूर और बेबस समझकर तुम्हारी इन गलतियों को माफ कर दे। मगर कानून के ये मुहाफिज जिन्हें पुलिस कहा जाता है तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो कदम कदम पर तुम्हारे रास्ते में आएंगे और तुम्हें वो रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देंगे जिससे तुम बचना चाहती हो। ये अपने मफाद के लिए तुम्हें जराइम की दलदल में धकेलते रहेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो समीना। यहाँ जिंदा रहने के लिए अपना हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। आज तुम जिन लोगों से छुप रही हो, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे। समीना ने सिसकी भरते हुए कहा, क्या मैं इस तरह जिंदा रह सकूंगी, लोगों के लिए खिलौना बनकर? शारिक ने कहा, जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। जिंदगी गुलामों की तरह डर कर और सहम कर भी गुजारी जाती है, और अपर हैंड होकर भी गुजारी जा सकती है। जब अपर हैंड होने का मौका हासिल हो तो सिसकने की क्या जरूरत है? जब तुम बालादस्त होकर रहोगी तो कोई तुम्हें खिलौना समझकर तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। समीना ने सिसकी भरी, बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। शारिक बोला, सब कुछ दिमाग से निकाल दो। समीना का सर शारिक के कंधे पर टिक गया। वो सिसकियां भरती रही, फिर उसके आंसू थम गए। वो अपने आप में सनसनी की एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगी, लेकिन इस सनसनी में खौफ नहीं था। एक अजीब सी कैफियत थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। शारिक ने उसे लिटा दिया। समीना उसके लम्स को महसूस करती रही। शारिक ने उसे लिटा दिया, और जब सुबह समीना बेदार हुई तो वो पहले वाली समीना नहीं थी। उसके दिल में एक हुक सी उठी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। माझा गुज्जर बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। शारिक की वजह से उसे गुज़श्ता चंद रोज में न सिर्फ लाखों का नुकसान उठाना पड़ा था, बल्कि उसके 2 बंदे भी मारे जा चुके थे। दौलत की हवस इंसान को कभी एक सतह पर टिकने नहीं देती। हर शख्स कारून से ज्यादा दौलतमंद बनने के ख्वाब देखता है। माझा गुज्जर का शुमार भी ऐसे ही लोगों में था। उसने छांगे के कहने में आकर दूध का कारोबार खत्म करके मनशियात का कारोबार शुरू कर दिया था, और तब उसे पता चला था कि हुसूल ज़र का असल जरिया तो यही है। इसमें खतरात तो थे, लेकिन जब दौलत पास हो तो इन खतरात पर भी काबू पाया जा सकता है। वो लाखों रुपए कमा रहा था, मगर उसकी हवस बढ़ती जा रही थी। उसे इस बिजनेस में लाने वाला छांगा था। छांगा उससे ज्यादा कमा रहा था, लेकिन माझा गुज्जर अब छांगे को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगा। जीरा छांगे का खास आदमी था। शारिक के आने से जीरे पर अगरचे कोई असर नहीं पड़ा था, मगर माझा गुज्जर जीरे के जहन में ये बात बिठाने लगा
कि छांगे को अब उस पर एतमाद नहीं रहा। जीरा उसकी बातों में आ गया और माझा गुज्जर उसे छांगे से तोड़ने में कामयाब हो गया। जीरे ने छांगे के तहखाने से 15 किलो हेरोइन भी चोरी करके औने पौने दामों माझे गुज्जर के हवाले कर दी। माझे गुज्जर का मंसूबा यह था कि जीरे के हाथों छांगे को खत्म करवाकर लाहौर की मनशियात की मार्केट पर काबिज हो जाएगा। लाहौर के मनशियात फरोशों की तमाम बड़ी पार्टियां छांगे के कब्जे में थीं। लाहौर से बाहर की पार्टियां भी छांगे ही से माल लेती थीं और माझा गुज्जर इस पूरी मार्केट पर काबिज होने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब न हो सका। छांगा और जीरा आपस में उलझ पड़े। जीरा मारा गया और छांगा शदीद जख्मी हुआ। माझे गुज्जर ने असल में गलत वक्त पर गलत कदम उठाया था। उसे अगर ये इल्म होता कि शारिक इन दिनों लाहौर में नहीं था तो वो जीरे को छांगे के स्टोर से हेरोइन चुराने का मशवरा न देता। उसका मंसूबा तो ये था कि जीरे के जरिए हेरोइन चोरी करवाकर उसका इल्जाम शारिक पर थोप दिया जाए और शारिक को छांगे की नजरों में गिराकर उसे गिरोह से निकलवा दिया जाए और दूसरे मरहले में छांगे को जीरे के हाथों मरवा दिया जाए। इस तरह जीरा भी उसके कब्जे में आ जाता, लेकिन जीरे को भी शारिक की अदम मौजूदगी का इल्म नहीं था। इस तरह हेरोइन की चोरी का इल्जाम उसी पर आया, क्योंकि तहखाने के राज से सिर्फ वही वाकिफ था और कोई आदमी नहीं जानता था कि कब्र के नीचे कोई तहखाना मौजूद है। इस तरह जीरे का राज अफशा हो गया। छांगा शदीद जख्मी था। उसके फेफड़े में गोली फंसी हुई थी। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इस मौके से फायदा उठाते हुए माझे गुज्जर ने दूसरी पार्टियों से साजबाज शुरू कर दी, मगर ऐन वक्त पर शारिक कूद पड़ा। वो छांगे से ज्यादा चालाक साबित हुआ। उसने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि माझा गुज्जर जैसा घाघ आदमी भी चकरा कर रह गया। शारिक ने एक तरफ निक्का पहलवान पर छांगे का 2-2.5 लाख का कर्जा माफ कर दिया, तो दूसरी तरफ ग्वालमंडी के मौलवी हमीद को मुफ्त हेरोइन देकर उसके आदमियों के मुकाबले पर ला खड़ा किया। मौलवी हमीद आधी कीमत पर हेरोइन फरोख्त करने लगा, जिससे उस इलाके में माझे गुज्जर के आदमियों का धंधा ठप हो गया। इसके अलावा शारिक ने दूसरी पार्टियों को भी बड़ी होशियारी से अपने काबू में रखा। माझे गुज्जर ने अपने आदमियों के जरिए मौलवी हमीद पर हमला करवा दिया। इस हंगामे में 2 राहगीर और मौलवी हमीद का एक आदमी मारा गया और उसका एक आदमी पकड़ा भी गया। माझे गुज्जर के भी 2 आदमी पकड़े गए थे, जिन्हें वो मुकमुका करके उसी रात छुड़वा लाया। दूसरे दिन शारिक ने भी अपने आदमी को छुड़ा लिया। इस दौरान माझे गुज्जर को ये इत्तला मिल गई कि शारिक ग्वालमंडी के इलाके में मौजूद है। उसने फौरन ही उसे खत्म करने का प्रोग्राम बना लिया और 2 आदमी उसके पीछे लगा दिए, लेकिन उसका एक आदमी मारा गया और शारिक साफ बच निकला। शारिक पर बराह रास्त हमला करवाकर माझे गुज्जर ने उसके खिलाफ गोया बाकायदा ऐलाने जंग कर दिया था। उसे तवक्को थी कि शारिक एक आध दिन में जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, मगर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बरक्स शारिक गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया था। न जाने माझे गुज्जर को ये यकीन क्यों था कि शारिक अचानक ही उस पर वार करेगा। उसने अपने 2 आदमी शारिक की जासूसी पर लगा दिए। वो दोनों भेस बदलकर शारिक के डेरे के आसपास मंडलाने लगे। उनमें से एक भिखारी बनकर गली के मोड़ पर बैठ गया और दूसरा रक्षा ड्राइवर के भेस में आसपास मंडलाने लगा। आखिर एक रोज माझे गुज्जर को इत्तला मिल गई कि शारिक अपने डेरे पर आया था। वो रात 11 बजे तक वहीं रहा, फिर कहीं चला गया। रक्षा ड्राइवर ने उसका पीछा किया था, मगर वो शारिक की टैक्सी का ताकुब न रख सका। दूसरे दिन माझे गुज्जर को इत्तला मिली कि शारिक का फैसलाबाद का एजेंट नौलखा आया हुआ है। माझे गुज्जर ने डेरे की निगरानी जारी रखने का हुक्म दिया और फिर उसे ये इत्तला मिली कि 5 बजे से जरा पहले शारिक भी डेरे पर आ गया था और उसके थोड़ी देर के बाद नौलखा वहां से चला गया था। उसके जाने के कुछ देर के बाद शारिक भी डेरे से निकलकर पिछली तरफ वाली आबादी की गलियों में गायब हो गया। उस वक्त माझे गुज्जर का वो आदमी शारिक का ताकुब कर रहा था जो भिखारी के भेस में था, लेकिन वो उन गलियों में शारिक का ताकुब जारी न रख सका और शारिक गायब हो गया। 8 बजे के लगभग शारिक और नौलखे को फिर डेरे में जाते हुए देखा गया। भिखारी उस पर निगाह रखे हुए था। रक्षे वाला गली के दूसरे मोड़ पर था। शारिक चौक पर पहुंचकर एक टैक्सी में सवार होकर चला गया और वो भिखारी सड़क नापता रह गया। उसने दौड़कर अपने रक्षे वाले साथी को इत्तला दी। वो उस टैक्सी की तलाश में सड़कों पर रक्षा दौड़ाता रहा और जब वो वापस आ रहा था तो उसने शारिक की टैक्सी को देख लिया। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि शारिक के साथ टैक्सी में एक औरत भी थी जिसने अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। उसने फौरन ही रक्षा मोड़ लिया और टैक्सी का पीछा शुरू कर दिया, लेकिन अगले चौक पर टैक्सी के निकलते ही ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती सुर्ख हो गई। मुमकिन है वो भी रक्षा निकाल ले जाता, लेकिन ठीक उसी वक्त बाईं तरफ से एक ट्रक आ गया जिसने रक्षे का रास्ता रोक लिया। ट्रक के पीछे और गाड़ियां भी थीं। रक्षे वाला एक ठंडा सांस भरकर रह गया। वो हसरत भरी नजरों से लम्हा बलम्हा दूर होती हुई शारिक की टैक्सी की अकबी सुर्ख बत्तियों को देखता रहा और जब सिग्नल खुला तो उसने रक्षा दौड़ा दिया। वो मुख्तलिफ सड़कों पर रक्षा दौड़ाता रहा, लेकिन शारिक वाली टैक्सी गायब हो चुकी थी
और जब माझे गुज्जर को ये रिपोर्ट दी गई कि शारिक को एक औरत के साथ टैक्सी पर जाते हुए देखा गया था, तो माझा गुज्जर उसी पर चढ़ दौड़ा। वो पिछले 6-7 महीनों से शारिक को देख रहा था। वो उसके लिए कुछ अजीब सा इंसान साबित हुआ था। उसे न तो शराब से दिलचस्पी थी और न औरत से। वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि शारिक किसी औरत को टैक्सी पर लेकर गया था। वैसे माझा गुज्जर नौलखे के लाहौर आने पर भी चौंका था। ये पहले उसी का साथी था, लेकिन कुछ अर्सा पहले उनमें रकम के लेन देन पर अनबन हो गई थी। नौलखा उसका साथ छोड़कर शारिक के कब्जे में आ गया था, जबकि माझा फैसलाबाद में सादिक को उनकी पार्टी से तोड़ने में कामयाब हो गया। नौलखा मनशियात फरोश ही नहीं, खूनी भी था। माझे को अच्छी तरह याद था कि 1 साल पहले उसने लक्ष्मी चौक पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक रिक्शा ड्राइवर को कत्ल कर दिया था और साफ बच निकला था। पुलिस उसके खिलाफ कोई गवाह पेश न कर सकी थी, और अब नौलखे का यहाँ आना माझे गुज्जर के ख्याल में खाली अज इल्लत नहीं हो सकता था। उसके जहन में यही आया था कि शारिक उस पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसे मोहतात रहने की जरूरत थी। शारिक 2 दिन तक गायब रहा। माझे गुज्जर के आदमी उसका सुराग नहीं लगा सके थे। नौलखा बदस्तूर लाहौर में ही था। माझा गुज्जर शारिक से इसलिए भी खौफजदा था कि वो उसके बहुत से राज जानता था। वो छांगे के साथ हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता। छांगे की उन दिनों माझे गुज्जर से गाड़ी छनती थी। शारिक का उसके साथ आना जाना था और शारिक उसके तहखाने के राज से भी वाकिफ था, और उसे ये भी मालूम था कि माझा गुज्जर शहर में हेरोइन की सप्लाई के अलावा सरहदी गांव भेनी के एक जमींदार के साथ स्मगलिंग में भी मुलव्विस है और खुर्दनोश की अशिया और सोना भारत स्मगल करके वहां से असलहा और इस किस्म की चीजें स्मगल करता था। यही सब बातें अब माझे गुज्जर को परेशान कर रही थीं, इसलिए वो शारिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इस तरह उसे 2 फायदे होते। पहले तो ये कि उसके राज महफूज रहते, और दूसरा ये कि वो लाहौर की मनशियात की मार्केट पर काबिज हो जाता। लाहौर में अगरचे और भी कई पार्टियां थीं, मगर माझे को उनकी परवाह न थी। उसे यकीन था कि शारिक के खत्म हो जाने के बाद बाकी पार्टियां खुद ब खुद उसके सामने घुटने टेक देंगी। माझे गुज्जर के आदमी शारिक की तलाश में पूरे शहर में घूम रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बिलाखिर एक और तरकीब उसके जहन में आ गई। उसे किसी सियाने का ये कौल याद आ गया कि जिस दरख्त को गिराना हो तो पहले उसकी जड़ों के आसपास की जमीन खोदी जाए, और माझे गुज्जर ने शारिक की जड़ें खोखली करने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले उसकी नजर निक्का पहलवान पर पड़ी। शारिक ने निक्का पहलवान पर 2-2.5 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया, और निक्का पहलवान शारिक की मोहब्बत का कुछ ज्यादा ही दम भरने लगा। उस रोज माझा गुज्जर शाम से पहले ही अपने गांव चला गया था। गांव से तकरीबन 2 फरलांग दूर उसका भैंसों का डेरा हुआ करता था। बहुत बड़ा बाड़ा था जहां तकरीबन 200 भैंसें बंधा करती थीं, लेकिन उसने तमाम भैंसें बेचकर सारा पैसा मनशियात के बिजनेस में लगा दिया था। वो बाड़ा बहरहाल अब भी मौजूद था। उसके साथ 3-4 कमरे भी थे। माझे ने गांव से अपना एक आदमी मंगवा लिया था, जो उसके लिए रात का खाना भी तैयार करके ले आया। रात को खाना खाने के बाद माझा गुज्जर कमरे में पलंग पर लेट गया। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख रहा था। रात 11 बजे के करीब कोई गाड़ी वहां आकर रुकी, और उसके कुछ ही देर के बाद उसके 2 आदमी निक्का पहलवान को लेकर अंदर दाखिल हुए। निक्का पहलवान के चेहरे पर खौफ नुमाया था। माझा गुज्जर बोला, आओ आओ मेरे निक्के पहलवान, आजकल तो तुम बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हो। निक्का पहलवान अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारे आदमी मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? उसे समझने में देर न लगी कि उसे धोखे से पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया था। माझे गुज्जर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। देखो निक्के, मेरी और तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है। शारिक तो कल का लौंडा है, उसे क्या पता कि कारोबार क्या होता है। वो चंद रोज के बाद सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। निक्के पहलवान ने उसे घूरा, बोला, अगर तुम्हें उसके भाग जाने की उम्मीद है तो इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? माझे गुज्जर ने कहा, उसकी वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उसके भागने से पहले मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह भागे कि दोबारा खड़े होने की हिम्मत न कर सके। निक्के ने कहा, फिर मुझसे क्या चाहते हो? माझे ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम शारिक को छोड़ दो।